गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आज हम फिर बीपीएससी के जो हमारे सेट ई है, सेट ई का हम आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई, अंडमान और निकोबार CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब किया गया था? तो यह 2020 में किया गया था। जो 19 का इलेक्शन हुआ था 19 में, उसके बाद जो 10 अगस्त 2020 में ही इसका उद्घाटन किया था। ये करेंट अफेयर का बेसिकली क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने 10 अगस्त 2020 किया है वही आंसर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाइए, हम देखते हैं कि न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा था। तो ये सिंपल है कि सुरेंद्रनाथ और अरविंदो घोष, मोतीलाल घोष, उपरोक्त में से एक से अधिक, परंतु इसका जो करेक्ट आंसर है तो इसका अरविंद घोष करेक्ट आंसर है। 22 का बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस लोकसभा सीट में के विशेष रूप में कमजोर जनजाति समूह PVGT में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। तो ये हमारी जनजाति जो है वो अंडमान और निकोबार की जनजाति है। जैसे कि हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार में बहुत वर्षों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, परंतु 2024 में पहली बार वहाँ पे ये लोग जो सोमपेन जनजाति है, ये एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये अंडमान और निकोबार के ही जनजाति थे सोमपेन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या जो है वो है लगभग 200 वर्षों तक तट स्थल रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो इसका ऑप्शन स्वीडन होगा। और ये ऑप्शन क्यों होगा इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि रसिया और यूक्रेन का जब लड़ाई चल रहा था तो उसमें सबसे जो वीकनेस और डरा और सहमा जो देश था वो स्वीडन था। और स्वीडन भागते भागते मार्च 2024 में जाकर नाटो का हिस्सा बन गया। और हिस्सा इसीलिए बना कि अगर रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा हानि स्वीडन को होता है, इसलिए 200 वर्षों के बाद ये जाकर नाटो में सदस्य बना। अब प्रश्न संख्या 25 है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है के रूप में किया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीडोमीटर स्पीड के लिए, मीटर जो है करंट के लिए, और ओडीमीटर जो है वो हमारा जो वाहन तय करती है दूरी उसके लिए ओडीमीटर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 26, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाता है या कब मनाया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भले जो उसके बाद 16 अगस्त को जो मुस्लिम लीग है, चाहे आप देखते होंगे कि 16 अगस्त को ये लोग मनाते हैं पाकिस्तान वाले, तो मुस्लिम लीग मतलब ही पाकिस्तान वाले। तो उस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए प्रश्न संख्या है 27, 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो जितनी बार जो अनुराग ठाकुर हैं मंत्री हैं, उन पहले थे, उनको अगर हम पढ़ेंगे तो हमेशा देखते हैं कि उनका कहना है कि जो हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है भारत ने बहुत अच्छा काम किया और भारत का दूसरा रैंक है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2023 में, अभी भी है। अब आइए प्रश्न संख्या 28 पढ़ते हैं कि 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो हम देखते हैं
कि फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसमें रिपब्लिक शब्द है। तो अगर रिपब्लिक शब्द भी हम देख लेते हैं तो बाकी में हम देख रहे हैं कि रिपब्लिक शब्द नहीं है, तो इसके हिसाब से ये तो नहीं ही होगा। और उसके बाद डेमोक्रेटिक ये तो है, फिर सोशलिस्ट एंड सोवर्निटी, तो सोवर्निटी ऑलरेडी है, परंतु बाद में जो जोड़ा गया वो सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है इसका हिंदी वर्जन में देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी, ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। अब 29 नंबर क्वेश्चन जो है वह है परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे, तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में रदरफोर्ड, ई गोलास्टीन, जे थॉमसन और नील्स बोहर। अगर इस ऑप्शन में डाल्टन होता, ऑप्शन में डाल्टन दिया होता तो पहले हम डाल्टन को ही प्रश्न में टिक करते आंसर में, क्योंकि डाल्टन को ही हम ऑप्शन में टिक करते, क्योंकि डाल्टन ही पहले इस पे सर्च करने वाले थे, परंतु ऑप्शन में ये जे थॉमसन दिया है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम प्रश्न संख्या 30 नंबर देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पाद सूचांक आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किस सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि जो आईआईपी है उसमें पहला हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद माइनिंग है। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 78% है, मैन्युफैक्चरिंग में 78% और इलेक्ट्रिसिटी में 8% हमारा ग्रोथ हुआ है, और जो माइनिंग है उसमें 40% 14% ग्रोथ हुआ है। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो गया, कंज्यूमर गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एंड गुड्स, ये हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। और हिंदी में इसका हम अनुवाद देखते हैं तो उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु होगा। तो इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 में हम देखते हैं कि मंत्री परिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया। तो अगर हम देखें तो आप पढ़ लेना 95 संशोधन में क्या हुआ था, 92 में क्या हुआ था, 93 में क्या हुआ था, परंतु 1991 में जो संशोधन हुआ था उसमें हम देख सकते हैं कि इसी में ही 15% जो सदस्यों की संख्या थे उसमें बढ़ाया गया था। इसके बाद हम 32 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया था या मतदान से अनुपस्थित रहे। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें 3 देश जो है वो फिलिस्तीन को अनुमति नहीं दिया था। अब आप देख लेना कि इसमें कौन कौन से 3 राष्ट्र थे। अब आइए हम जो 33 नंबर प्रश्न है उसको हम करते हैं। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, ये हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है के बारे में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सत्य हैं। तो जो पहला हमारा ऑप्शन है यह विश्व मामलों की भारतीय परिषद की सदस्य थी, जो कि गलत है। वह नीति आयोग की सदस्य थी, ये भी गलत है। और वह संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला भारतीय राजदूत थी, ये भी गलत है। और अगर हम देखें तो उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था। ये इसलिए सही है कि ये बहुत इनका वीडियो भी वायरल हुआ था उस समय, तो इसलिए जो यूनेस्को पेरिस है इसमें जो रुचिका कंबोज है यही उसका प्रतिनिधित्व की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए
34 नंबर जो क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या क्या है? बात व्याख्या की है, तो इसमें हम उसकी व्याख्या के अनुसार ही इसका ऑप्शन चूज करेंगे। तो अगर हम देखें तो द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम है वह तो 1803 में ही आ गया था, तो इसका हमें कोई औचित्य नहीं लगता। और स्थिर संगठन का नियम और रेडियो धार्मिकता का नियम जो है वो 1896 में आया था। इस हिसाब से अगर हम देखें, और बहु अनुपात का नियम भी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा प्रश्न 1 और 2 और 4 ये सही है, परंतु रेडियो धार्मिकता 1896 में आया था, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो अगर 3 नंबर कैंसिल होता है तो उसके साथ जो ऑप्शन में 3 है, ये है ए बी सी तीनों हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 4 है डी, ये सही होगा। अगर हम इंग्लिश में इसका देखते हैं तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का है वो H2O 1/8 है, और जो मल्टी प्रोपोर्शन है उसमें कार्बन अवेलेबल है। तो इसलिए ये तो 2 हमारा और 3 तो सही है, चूंकि हमने उधर कह दिया था कि 1803 में आया था लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ मास का। और 3 नंबर रेडियो एक्टिविटी ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। अब प्रश्न संख्या 35 है, राजा प्रोसेन के बारे में निम्नलिखित पर चर्चा करें। यह क्वेश्चन क्यों दिया इसके बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोसेन के बारे में अभी कोई भी चर्चा करंट अफेयर में नहीं था, परंतु एक एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिससे बच्चों को डाइवर्ट किया जा सके। तो इसमें पहला है कि वह बाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो नहीं, ये बाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाते हैं। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैला था। यह जो शब्द दिया गया है, यह जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक उस समय जो अभी यूपी में है, और ये हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में है, ये उस समय के क्षेत्र पर उनका अधिकार था। वह अपने पिता विध्वंस शक्ति के उत्तराधिकारी बने। जी, यह बहुत ही संतुष्ट करने वाला ऑप्शन है, क्योंकि वो पिता के बाद ही उत्तराधिकारी उनका बनाए गए थे। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इस बात पे हम 95% यह कह सकते हैं कि उनका पुराणों में वर्णन है, परंतु चूंकि हमने पुराण का उतना ज्ञान नहीं है इसलिए हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, परंतु यह ऑप्शन सही है, पुराण में इनका हो सकता है। तो इसलिए जो बी सी डी ऑप्शन है वो सही है। और जिन लोगों ने उपरोक्त में से एक से अधिक किया है उनका यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो जा रहा है कि बाकाट वंश का वास्तविक संस्थापक थे। यहाँ पे अगर हम देखें कि पिता विध्वंस शक्ति के उत्तराधिकारी थे, तो उत्तराधिकारी बाकाट वंश का वास्तविक संस्थापक कैसे हो सकता है? होगा तो पिता ही होगा, और उसके परदादा या उनके और दादा हो सकते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा, और ए अगर गलत होगा तो बाकी जितने में ए है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आइए जो पॉलिटी का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 243J के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन में संबंधित नियम कौन बनाता है? जो 243A से लेकर जितने हैं उनमें से जो जे है उसका राज विधान मंडल ही बनाता है। उसमें पंचायत के राज विधान मंडल, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम पार्लियामेंट की चर्चा करें तो पार्लियामेंट में जितने भी हैं वह स्टेट के जो राज विधान मंडल है, और जो पार्लियामेंट का ऊपरी सदन और निचली सदन है उसमें सिमिलरता है, परंतु जो राज विधान मंडल है वो 24 जो है वो पंचायत के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राज विधान मंडल ही उसके अंतर्गत जो भी चेंजमेंट करता होगा या नियम बनाना होगा वो बनाएंगे।
प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ही इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर हम सार्वजनिक संरक्षण अनुसंधान संघ और शेष संशोधन की आंशिक गणना और पब्लिक काउंसिल ऑफ रिसर्च एसोसिएशन देखते हैं तो ये इसका होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि पीसीआरए, तो पी से क्या होगा? पेट्रोलियम, सी मतलब एस आता है तो यहाँ पे संरक्षण, आर से अनुसंधान रिसर्च और ए से संघ, तो संघ का इसमें मूल रूप से यहाँ पे अनुसंधान ही देखना था, तो अनुसंधान तो ए में भी है मगर ए नहीं होगा, जो पेट्रोलियम लिखा है पी से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जो 38 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानमंडल के आयोग का निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि 10वीं अनुसूची लिखा है। अगर हम जो इंग्लिश वाला टर्म है उसमें अगर हम देखें तो अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है। तो अगर हम देखें कि किसी को हटाना रहता है तो उसके लिए कौन लोकसभा में कार्य करते हैं? तो जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वही हटा सकते हैं। परंतु स्टेट लेजिस्लेटिव में अगर हम देखें तो एक तो जोड़ दिया है इसमें 10वीं अनुसूची, तो इसमें जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो नहीं हटा सकता, चूंकि जो अनुसूची 10वीं इसमें लगी है, इसलिए इसको हटाने का जो काम है वह राज्यपाल के पास चिट्ठी जाएगा और राज्यपाल ही इसको हटा सकता है। जो राज्यपाल है वो किसी व्यक्ति को आयोग ठहरा सकता है। अगर हम लोकसभा की बात करें केंद्र में, तो जैसे हमने देखा कि स्पीकर जो थे वो राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया था, अयोग्य घोषित कर दिया था किसी कारणवश। तो ये अधिकार जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके पास नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 10वीं अनुसूची नहीं जोड़ा गया है। तो ये बात आपको अच्छे से मैंने समझा दिया, इसलिए इसमें जो ऑप्शन बी है राज्यपाल गवर्नर वही होगा इसका आंसर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए किया था अध्यक्ष विधानसभा, वो गलत हो गया। अब 39 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किस जीवाणु बीमारी को पीलिया ज्वर कहते हैं? मतलब पीलिया जिसको हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। तो जॉन्डिस को पीलिया बोलते हैं, और उसी पीलिया के बारे में बोला है कि कौन से इसमें जो बीमारी है उसके जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड, एंथ्रिक्स और कोलेरा उपरोक्त में से कौन? कोलेरा तो ये पानी के लिए होता है, कोलेरा पानी के पीने के गड़बड़ी से होता है। टाइफाइड भी शायद मच्छर वच्छर काटने से होता है, परंतु जो एंथ्रिक्स है वो पीलिया के ज्वर के लिए उपयोगी है और इसी के कारण पीलिया रोग होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये साफ साफ दिया है, साफ साफ क्या लिखा है कि नर्मदा जो हमारी नदी है वे वेस्ट की तरफ बहती है, वेस्ट की तरफ बहती है, और जो तुंगभद्रा है, महानदी है, पेनगांग है, वो किसी का भी जो बहाव है वे वेस्ट की तरफ नहीं है। मतलब ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो बाकी हमारी जितनी नदियां हैं वो इधर की तरफ बहती है, परंतु ये नर्मदा ही है जो वेस्ट की तरफ में बहकर जाती है। इसलिए ऑप्शन जो नर्मदा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जिस बच्चे का कॉपी है पेनगोंग, ये पेनगोंग आंसर गलत है। अब आइए 41 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? मतलब रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन है वो इंडिया में क्यों है? तो हाई लेबर डिमांड इन सिटी, शहर में अधिक श्रम की मांग, ये चीज
बिल्कुल करेक्ट है। गांव शहर के बीच असंतुलन विकास, यह बात भी सही है। ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार, फ्यू जॉब ऑफ रूरल एरिया, यह बात भी सही है। क्योंकि शहर में अगर हम देख रहे हैं, गांव और शहर की तुलना में देखें तो असंतुलन विकास हो रहा है। शहर में डेली पर डेली जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग बनते जा रही है, परंतु गांव के इलाके में देखें तो ऐसा संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार है। एक अगर हम देखें मनरेगा को छोड़कर बाकी ऐसी कोई भी जो जॉब नहीं है जो 365 दिन में लगातार चलती हो। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट होगा, उपयुक्त में से सभी। तो इसलिए उपयुक्त में से सभी ये प्रश्न हमारा बिल्कुल सही है। इसलिए आज की जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होगी। अगला हम प्रश्न लेके आएंगे 42 से। तो आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।